दिस इज आगा इरफान। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फोटो फास्फोरिलेशन। सनलाइट की मदद से एटीपीज जनरेट करना। उसके भी दो हिस्से या दो स्टेजेस हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर फोटोफास्फोरिलेशन और दूसरी को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। साइक्लिक की माना किया हो गया कि जहां से इलेक्ट्रॉन अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे वहीं पे आके खत्म होगी, फिर वहीं से शुरू करके वहीं पे खत्म, साइक्लिक फॉर्म में जहां से स्टार्ट की वहीं पे आकर रुकेंगे। और लीनियर को हम जेड स्किम भी कहते हैं। लीनियर में यहाँ होगा कि यहाँ से एक डेस्टिनेशन से उन्होंने जर्नी इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट की, दूसरी पे जाके उनकी खत्म हो गई। ठीक, और जेड स्किम लीनियर को हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो जो पाथवे उनका होता है वो ऐसे बनाए जेड की तरह। और साइकिल का हम देख लेंगे आगे जब ये बनाएंगे, उस पर टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर फोटोफास्फोरिलेशन। लीनियर फोटोफास्फोरिलेशन स्टार्ट होती है फोटो सिस्टम 2 से। और जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसमें कई पिगमेंट्स होते हैं, जैसा कि कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और उन सबको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। उस लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के सेंटर में होते हैं दो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल डायमर, और उनको हम कहते हैं, दूसरा नाम उनको पिगमेंट 680, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सनलाइट के वेवलेंथ 680 नैनोमीटर्स पे हाई एनर्जी लेवल्स पे रेज हो जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन जब रेज होंगे तो ये जगह एम्पिटी हो जाएगी, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जगह एम्पिटी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आते हैं? तो फोटो सिस्टम का एक दूसरा हिस्सा भी है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ओईसी, जो बना है मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन का। ये आपने ध्यान में रखने पड़ते हैं, ये तीन आ जाते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पे होता है फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, सनलाइट की मदद से वाटर का ब्रेकडाउन। तो सनलाइट की मदद से जैसे वाटर ब्रेकडाउन होगा तो उससे प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है जो हम इनहेल करते हैं, एनिमल्स वगैरह। बाकी यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होंगे वो इस थैलेमाइड के ल्यूमिन में इनर पार्ट में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? फिर से वो क्लोरोफिल ए के डायमर को रिड्यूस कर लेंगे, वहां पे उन्होंने स्पेस एम्प्टी कर दी। तो वाटर क्या होता है? वो क्लोरो फोटो सिस्टम 2 उसका होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इलेक्ट्रॉन जो ऊपर चले गए थे पहले, वो एक्सेप्ट करेगा फियोफाइटिन, ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। फिर वहां से जाएंगे प्लास्टोक्वाइनिन, जैसे क्वाइनिन ए के थे इलेक्ट्रॉन, फिर वो मूव करेंगे प्लास्टोक्वाइनिन जैसे क्वाइनिन बी के थे वहां पे, और फिर इलेक्ट्रॉन वहां से होते हुए पहुंचेंगे साइटोक्रोम बी6एफ कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम बी6एफ कॉम्प्लेक्स, उसे हम कहते हैं प्रोटॉन पंप। वो क्या करता है? थालाइकोइड के बाहर रीजन में, थालाइकोइड के बाहर रीजन में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रीजन होती है हम उसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से वो प्रोटॉन्स को पंप करता है। प्रोटॉन्स को पंप करेगा तो वो कहाँ जाएंगे? फिर से ल्यूमिन में। वाटर वाले भी आ रहे थे, ये भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन BF6 कॉम्प्लेक्स से आगे चला और पहुंचा प्लास्टोसियानिन की तरफ। और जो प्लास्टोसियानिन होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटो सिस्टम 1। क्यों? क्योंकि जो फोटो सिस्टम 1 होता है वहां भी क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स वगैरह, वहां पे भी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, और उसके भी बीच में दो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल ए डायमर। और उन डायमर्स को हम कहते हैं पिगमेंट 700, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है उनके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे रेज होते हैं एट द सनलाइट की वेव जो होगी 700 नैनोमीटर पे। तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर चले जाते हैं तो ये वहां पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस वैकेंट हो जाती है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट करता है? फोटो सिस्टम 1 को जो एम्प्टी हो गई स्पेस, वो होता है प्लास्टोसियानिन। इसकी वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? वाटर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर चले गए हाई एनर्जी लेवल्स पे, तो उसको वो फिरोडाक्सिन कैप्चर करेगा और उनको आगे मूव कराएगा NADP की तरफ। NADP रिडक्टेज की तरफ एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, फिर स्ट्रोमा से ही प्रोटॉन को कैच करेगा, और वो NADP के साथ मिला के, और NADP निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, एक फास्फेट कंटेनिंग डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, वो ऑक्सीडाइज से हो जाएगा NADPH रिड्यूस फॉर्म में, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट रिड्यूस फॉर्म में। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, वो कैरी कर लेगा। तो अब ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट हुई थी जर्नी यहाँ से सनलाइट से, ऐसे होते सॉरी वाटर के स्प्लिटिंग से, वो चलते हुए कहाँ पे एंड हुई? NADPH की तरफ। तो इसको कहते हैं लीनियर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई वहां पे एंड हो गई, बात खत्म हो गई।
और इसके नतीजे में कौन कौन सी चीजें बनी? पहली बात, यहां से इसके नतीजे में ऑक्सीजन भी बनी, ठीक। दूसरा NADPH भी बना। अब तीसरी चीज रहती है, जैसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन वाटर के स्प्लिटिंग से एक्यूमुलेट हो रहे थे स्ट्रोमा के अंदर, दूसरा प्रोटॉन पंप भी अंदर लेके आ रहा था, तो ये प्रोटॉन से यहाँ से हाई कंसंट्रेशन हो रही थी और स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी, क्योंकि अंदर पंप हो रहे थे और दूसरा प्रोटॉन कैरी कर रहा था NADPH। तो अब ये प्रोटॉन्स हायर कंसंट्रेशन से कहां पे होती है? ग्रेडियंट में हाई कंसंट्रेशन होती है थैलेकाइड के ल्यूमेन में, वहां से मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन कहां पे? प्रोटॉन की स्ट्रोमा में। किसके थ्रू जाएंगे? एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं FOF1 कॉम्प्लेक्स, जहां एटीपी सिंथेज जो होता है एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसका जो पहला पार्ट है F फैक्टर O ओलिगोमाइसिन, तो उसका जो FO होता है वो एम्बेडेड होता है इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जुड़ा हुआ होता है। बाकी जो स्ट्रोमा की तरफ होता है, बाहर तरफ होता है F1 कॉम्प्लेक्स। ये भी आपने ध्यान रखना होता है कि FO और F1 कहां पे होते हैं। तो 4 प्रोटॉन जैसे बाहर जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स से, तो एक ADP एक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट साथ मिलके बनाएगी एक ATP। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये टर्बाइन्स होती हैं, ये इसकी एनर्जी से, प्रोटॉन की एनर्जी से चलते हैं और वो जनरेट करते हैं ATPs। तो अब ये तीन चीजें यहाँ पे बनती हैं। कौन सी रिएक्शन में? लीनियर रिएक्शन, जैसे जेड स्कीम हम कह रहे हैं। ऑक्सीजन, NADPH और दूसरा ATP। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, बाहर निकल गई, बाकी जो ATP बचा और NADPH ये दोनों चले जाएंगे स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन जिसे हम कहते हैं उसकी तरफ। और डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो वहां पे ये यूटिलाइज होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों कन्वर्ट करेंगे और उससे बनेंगे कार्बोहाइड्रेट। पहले ट्रायोल बनते हैं, उसके बाद हेक्सो शुगर बनते हैं, तो ये वहां पे यूटिलाइज हो जाएंगे। ये तो थी लीनियर। दूसरी आज का पार्ट आ जाता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो यूटिलाइज होते हैं ना, वो यूटिलाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 को। लीनियर में फोटो सिस्टम 2 भी हो रहा था, 1 भी हो रहा था, साइटोक्रोम ATP सिंथेस भी हो रहा था। मगर यहाँ पे सिर्फ यूटिलाइज होगी वो होगा फोटो सिस्टम 1 होगा और ATP सिंथेस और साइटोक्रोम। इसमें फोटो सिस्टम 2 यूटिलाइज नहीं होता। अगर फोटो सिस्टम 2 यूटिलाइज नहीं होगा तो वाटर लाइसिस भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी नहीं होगी। और इसके बाद आ जाते हम पहले इसके समझेंगे कि साइक्लिक इसको क्यों कहते हैं। सबसे पहले देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हाई एनर्जी लेवल पे चले गए फिरोटॉक्सिन की तरफ, तो फिरोटॉक्सिन उनको मूव कराएगा वापस स्ट्रोमा की तरफ।